और कल गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 9th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और आज कोशिश करेंगे कि इसको हम खत्म कर ले। ठीक है, इसके मतलब दो ही तरह के सवाल अब बचते हैं जो हमने यहाँ पर करने हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो। कल संडे है, तो मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगी। उस पीडीएफ में क्या है? उस पीडीएफ में इस चैप्टर से आए हुए सारे के सारे सवाल हैं। ग्रुप में भेजूंगी मैं पीडीएफ। सारे के सारे सवाल हैं जो पिछले किसी साल में आए थे। उसमें साल भी लिखा है कि किस साल ये क्वेश्चन आया था। वो कल आपने जो है वो इस चैप्टर के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, या फिर सोमवार की क्लास में पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत जरूरी है। इससे आता है बड़े नंबर का सवाल। जैसे ये भी आपको दिख रहा होगा 6 मार्क्स का है, तो इसका पीडीएफ में ग्रुप में भेज दूंगी। आपने हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये जो सवाल है थोड़ा सा अलग सा है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। ये कह रहे हैं कि एक मीनार है और मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई याद करो। अब यहाँ पे पूरक कोण आ गए। कोण हमें ढंग से बताए भी नहीं है, बस मीनार के बारे में कह दिया और कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो पहले जो चीजें दी है उसके हिसाब से आकृति बनाते हैं। हमने इसको मान लिया कि ये एक मीनार है, और ये कह रहे हैं मीनार के आधार से एक सरल रेखा में एक सरल रेखा बनाई। दो चीजों की बात कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि मीनार से सरल रेखा बनाओ, 4 मीटर की दूरी तक जाओ, सिर्फ जाओ 4 मीटर की दूरी तक। ठीक है, क्योंकि दो दूरियां दी है, एक 4 मीटर की, एक 9 मीटर की। तो मैं 4 मीटर की दूरी पे गई, एक बिंदु बना दिया। ठीक है, 4 मीटर की दूरी पे गई, एक बिंदु बना दिया, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें रुकने को कहा था। उसके बाद यहीं से मीनार के ही पाद बिंदु से जो है वो बिल्कुल आगे तक जाना है और 9 मीटर पे रुकना है। अब ये मत सोचना कि यहां से यहां 9 मीटर है, नहीं। क्या कहा? मीनार के आधार से। तो मीनार के आधार से ही दूरी लेनी है। मतलब जो मैं यहाँ पे बिंदु लिख रही हूं बी, तो यहीं से आपने दूरी को लेना है। इसका नाम अगर सी है, इसका नाम अगर डी है, तो बी से सी है 4 मीटर, और बी से डी कितना है बताओ? 9 मीटर। 9 मीटर। क्योंकि यही तो इन्होंने कहा ना, यही तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसे बनाना है। आपने ऐसा मत सोचना कि 4 मीटर के बाद वो 9 मीटर चला, नहीं, वो बी से ही 9 मीटर चला, बी से ही 4 मीटर चला। ठीक है, अब ये दो बिंदु यहाँ पे बनाए मैंने। पहले 4 मीटर पे आके वो रुका था, मतलब 4 मीटर से कुछ 4 मीटर की बात कर रहे थे। 4 मीटर की दूरी से भी एक रेखा जाएगी मीनार के शिखर पे, और 9 मीटर की दूरी से भी एक रेखा जाएगी मीनार के शिखर पे, और यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पूरक कोण कौन से होते हैं। दो कोण हमने पढ़े थे 9th क्लास में जब हम पढ़ रहे थे अवंती की तरफ से। एक पूरक कोण पढ़े थे, एक हमने समपूरक कोण पढ़े थे। तो बताओ जरा पूरक कोण कैसे होते हैं? दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री। बिल्कुल, जब दो कोणों को जोड़ते हैं और उनका जोड़ जब 90 डिग्री आता है, तो उनको हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और संपूरक कौन से होते थे? बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होता है पूरक, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और संपूरक होता है सप्लीमेंट्री, जब दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री। ठीक है, बस इतना था इसमें, और कुछ नहीं था। तो ये कह रहे हैं कि ये कोण है पूरक, ये कोण है पूरक। हमें कोण भी नहीं दे रखा, हमें कुछ भी नहीं दे रखा, बस हमें पूरक वर्ड दे दिया, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड दे दिया। अब खुद सोचो कि इस कोणों को हम कैसे लिखें। अगर मैं एक कोण को थीटा मान लूं, क्योंकि और तो कुछ नहीं मान सकते ना, थीटा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि कोण को थीटा ही तो मानते हैं। अगर मेरा पहला कोण थीटा है तो दूसरा कोण कितना होगा बताओ? 90 माइनस थीटा। बिल्कुल,
अगर पहला कोण थीटा है तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आप 30 डिग्री का पूरक कोण निकालो, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, तो आप क्या करोगे, आप 90 में से 30 को माइनस कर दोगे, 90 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, जो क्या होगा 30 डिग्री का पूरक होगा, 30 डिग्री के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कैसे निकालते हैं, जिसका भी पूरक निकालना है उसको 90 में से घटा दो। तो मेरा पहला कोण थीटा है, मुझे थीटा का पूरक निकालना है तो 90 में से घटा दिया। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को, क्यों लिखा मैंने थीटा और 90 माइनस थीटा? किसी को रिपीट करवाना है तो रिपीट भी बोल सकते हो। सभी को समझ आ गया? पोल में क्वेश्चन आएगा, फिर मत कंफ्यूज होना कि अब एंगल क्या लें। समपूरक में 180 क्यों? 180 में, अच्छा हाँ 180 में से घटाएंगे। संपूरक अगर वैसे संपूरक आएगा नहीं, आ भी गया तो 180 में से घटा देना, ठीक है, 180 माइनस थीटा, है ना। चलो तो अभी ये तो हम समझ गए कि हमारा पहला और दूसरा कोण जो है वो ऐसा ऐसा होगा। तो अब इसको कोण बना देते हैं। यहाँ पे मैंने कोण लिख दिया 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इसको माना, और थीटा मैंने इसको माना, इसको नाम दे दिया ABCD, इसको नाम दे दिया ABCD। बस हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जैसे करते थे। मीनार की ऊंचाई पूछी है, मतलब H पूछा है। पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, जो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं उसमें सबसे पहले जो है वो छोटा वाला त्रिभुज ले लो जिसका नाम है ABC। ठीक है, ABC में लगा दो tan थीटा, क्योंकि जो हमसे पूछा है और जो हमें दिया है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो tan थीटा ही बताएगा। क्यों? क्योंकि एक लंब है और दूसरा आधार है। तो ABC में हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में हम लिख देंगे टेंजेंट थीटा बराबर है कितने के, लंब बटा आधार के, जिसमें जो लंब है वो कितना है, लंब नहीं पता, वही तो हमने निकालना है। आधार कितना है, 4 है, ठीक है, H बटा 4। ये हमारे पास आ गया एक समीकरण कह लो, कुछ भी कह लो, ये हमारे पास पहली चीज आ गई। अब दूसरे वाले इसको लेते हैं त्रिभुज को। तो दूसरे वाले त्रिभुज में क्या होगा, जो त्रिभुज है ABD, बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है ना आपका 90 माइनस थीटा वाला कोण, तो आपको त्रिभुज लेने भी आने चाहिए। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज हो गया ABD, ये ABD में जो कोण है वो 90 माइनस थीटा है, और लंब तो इसके लिए H ही रहेगा। आधार कितना होगा इसके लिए बताओ? 9 मीटर। 9 मीटर। 9, बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए टेंजेंट थीटा है, ये है लंब बटा आधार, और इसमें अगर देखें तो इसको हम लिखेंगे टेंजेंट 90 माइनस थीटा डिग्री माइनस थीटा, और बराबर में लंब है H और आधार हमारे पास है 9। अब हमने देखा कि इसके बाद तो इसको सॉल्व भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो क्या आपको पता है कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? बताओ। टेंजेंट 90 माइनस थीटा को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? अपरिमित। नहीं, सोचो। लिखा किसने आंसर? ईशद आपके, नहीं साइन नहीं बेटा, टेंजेंट है ना, टेंजेंट। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है? कोट। कॉट, ठीक है। तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा के बराबर। ये आपके सिलेबस में है, बताओ जरा एक बार कि अगर कोई कोण अगर किसी 90 से माइनस हो रहा तो कितने के बराबर आता है? नहीं है पढ़ा आपने ये 8 चैप्टर में कि नहीं पढ़ा था? मैम एक क्वेश्चन था ऐसा शायद 90 माइनस थीटा का। ठीक है,
हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। तो इसका मैं भेज दूंगी कि क्या क्या होता है। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा होगा तो वो कॉसिकेंट थीटा, सॉरी कॉसिकेंट नहीं, कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। उसमें मत करना कॉसिकेंट, फिर गलत हो जाएगा। और अगर सीकेंट 90 माइनस थीटा होगा या कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो वो किसके बराबर होगा? कोसेक। नहीं, साइन के बराबर। इसको लिख लो, नहीं तो एक कॉपी पे साइड में ये चीजें लिख लो कि अगर कोई चीज है टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, ये पहले था, ये जब आपकी पुरानी 10th वाली बुक थी उसमें ये था, अभी पता नहीं है कि नहीं। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। अगर है साइन 90 माइनस थीटा तो वो हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। और अगर है कॉस 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री, 90 अकेला नहीं, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वो बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। वैसे इस चैप्टर में तो आपको इसका टेंजेंट का याद रखना है, बाकी तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट क्या पता काम आ जाए तो रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए लिख के रखो, ठीक है। ये 3 जरूरी है, बाकी बाकी कभी इतने काम नहीं आते। चलो, तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा था, हमें पता है इसको हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो इसको हमने कॉट थीटा लिख दिया और बराबर में लिख दिया इसके h/9। अब इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा था। या तो कॉट को उल्टा करके टेंजेंट बना दो, या तो टेंजेंट को उल्टा करके कॉट बना दो। जैसे कि अगर मैं टेंजेंट को उल्टा करूं तो ये बन जाएगा 1/cot थीटा। बोलो बनेगा कि नहीं? यस मैम। लिख सकते हैं इसको ऐसा। अगर आपने इसको उल्टा करके कॉट थीटा बनाना, इसको बना दो। अगर आपने इसको नहीं बनाना, इसको टेंजेंट बनाना, तो इसको लिख दो 1/टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू h/9। लेकिन करना एक को ही है, दोनों को मत कर देना। दोनों को से दोनों अलग अलग आ जाएंगे। या तो कॉट को टैन में बदल दो या तो टैन को कॉट में बदल दो, ठीक है। तो हम टेंजेंट को बदलते हैं कॉट में, उससे होगा क्या, फिर ध्यान से देखना। टेंजेंट को मैंने लिख दिया 1/cot थीटा और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको h/4, क्योंकि हम लिख सकते हैं टेंजेंट को 1/cot, और यहाँ पे तो पहले से cot थीटा था, इसको तो हमने छेड़ना नहीं है। अब मुझे जो है वो ये बटे में नहीं चाहिए, मुझे ये बटे के ऊपर चाहिए, क्योंकि मुझे इसको कॉट थीटा बनाना है। अभी मैंने इसको 1/cot थीटा लिखा है ना, लेकिन मुझे बटे में नहीं चाहिए, मुझे ये ऊपर चाहिए। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी, मतलब अगर मैं इसको बटे से ऊपर ले गई, कॉस थीटा बना, कॉस नहीं कॉट थीटा बना दिया, तो क्या बराबर के उस तरफ भी कुछ बदलाव होगा? यहाँ पे भी कुछ चेंजेस होंगे? यस मैम, 4/h। बिल्कुल, ये भी उल्टा हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को उल्टा कर रहे हो, इसको बटे के ऊपर, इसको बटे के नीचे ला रहे हो, तो सेम चीज यहाँ पे भी करो, इसको भी उल्टा करो, ठीक है। इसको भी क्या करो, इसको भी उल्टा करो। अब इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब जो ये 4/h है, ये भी कॉट थीटा के बराबर है, और ये जो h/9 है ये भी कॉट थीटा के बराबर है। 6th चैप्टर में हमने पढ़ा था, 6th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज एक के बराबर हो और अगर वही चीज दूसरे के बराबर हो, है ना, अगर पहली चीज दूसरे के बराबर है और पहली ही चीज तीसरे के बराबर है, तो दूसरी और तीसरी चीज भी बराबर होगी। ये हमारी फर्स्ट चीज है, फर्स्ट है सेकंड के बराबर और फर्स्ट ही है थर्ड के बराबर, तो सेकंड और थर्ड भी बराबर होगा, ठीक है। माइक ऑफ करो भाई। सेकंड और थर्ड भी बराबर होगा। तो इस तरह से बताओ कौन कौन बराबर हुए? मैम h/9 and 4/h इक्वल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से क्या हुआ, जो 4/h है और जो h/9 है ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/h बराबर है h/9। कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 गुणा 9, और यहाँ पे करोगे तो ये आ जाएगा h गुणा में h। 9 चौके होता है 36, h गुणा h होता है h की घात 2। h की घात को हटाओ, 36 के पास भेजो, यहाँ पर वर्ग हो रहा है, इधर आके हो जाएगा वर्गमूल, और यहाँ से हमें h का मान मिल जाएगा कितना? 6 मीटर। तो बस हो गया हमारा आंसर, खत्म हो गया। बताओ अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो मैम। नो मैम।
तो इसको फटाफट से समझते हैं एक बार, फिर ऐसे ही क्वेश्चन क्योंकि पोल में है वो गलत नहीं करना है, तो इसको फटाफट से सीख लो, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में आपको बोला है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा जा रही है, पहले 4 मीटर तक जा रही है, फिर वहीं से 9 मीटर तक जा रही है। तो मैंने भी क्या किया, पहले बी से सी तक एक रेखा बनाई और उसको बोला कि भाई बी से सी है 4 मीटर, फिर मैंने बी से डी तक रेखा बनाई और मैंने बोला कि ये है 9 मीटर, ठीक है। आकृति बनाई और सी से भी ए को टच कर दिया, डी से भी ए को टच कर दिया, क्योंकि बोला था कि ये दोनों कोण बनाएंगे। अब ये दोनों कोण बना रहे हैं, कितने कितने डिग्री के बताया ही नहीं, बस इतना बताया कि जो दो कोण बन रहे हैं वो एक दूसरे के पूरक कोण है, बताया नहीं कि कितने डिग्री का कोण है, बस इतना बता दिया कि पूरक कोण है। अब हमें पता है पूरक कोण तो वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो अगर एक कोण को मैं थीटा मानूं तो दूसरा कोण ऑटोमेटिकली 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि पूरक कोण वही तो हुए ना। अगर ये थीटा है तो दूसरा कोण होगा 90 माइनस थीटा, फिर नाम दे दिया। आप इसको भी 90 माइनस थीटा लिख सकते थे और इसको थीटा लिख सकते थे, आपकी मर्जी है, क्योंकि अंत में दोनों ने बराबर ही तो होना है जाके, तो ऐसा कुछ फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, मुझे लग रहा है नहीं पड़ेगा, बाकी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको थीटा के मतलब अपने हिसाब से कोण के नाम दे दिए 90 माइनस थीटा और इसको लिख दिया थीटा। अब हमने लिया छोटा वाला त्रिभुज, एबीसी वाला त्रिभुज लिया, तो एबीसी को लिखा हमने, उसमें हमने tan थीटा का यूज किया, क्योंकि जो चीज हमने निकालनी है मतलब एच हमने निकालना है, और छोटे वाले त्रिभुज में लंब और आधार के बीच रिलेशन निकलेगा, क्योंकि हमें आधार दिया था, इसलिए मैंने लिया लंब बटा आधार। लिखते हैं यहाँ पे लंब बटा आधार। tan थीटा को ऐसे कैसे लिखा, क्योंकि थीटा की वैल्यू नहीं पता, लंब h है, आधार 4 है, ये लिख दिया और यहाँ पे आके रुक गए। फिर लिया बड़ा वाला त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या किया, टेंजेंट थीटा लगा दिया, लंब बटा आधार लिख दिया। थीटा यहाँ पे देखो तो एंगल यहाँ पे 90 माइनस थीटा था, तो थीटा की जगह पे लिख दिया टेंजेंट ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा बराबर में h बटा 9, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज के लिए लंब तो h ही है लेकिन आधार 9 है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए आधार 9 है, लिख दिया, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसको कैसे सॉल्व करें, हम फंस गए थे यहां पर और यहां पे, सोचा कि इसको हल कैसे करें क्योंकि कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। फिर हमें याद आया कि अगर टेंजेंट 90 माइनस थीटा हो, मतलब टेंजेंट हो और 90 में से थीटा माइनस हो रहा हो, तो वो कॉट थीटा के बराबर होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। ये तीन रिलेशन होते हैं इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या किया, टेंजेंट 90 माइनस थीटा की जगह पे कॉट थीटा लिख दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक टेंजेंट है, दूसरा कॉट है, अगर हम बदल दें, या तो tan को कॉट में बदलो या तो कॉट को tan में बदलो, आपकी मर्जी है, पर बदलना है सिर्फ एक को, दोनों को नहीं। तो मैंने टेंजेंट को बदल दिया 1 बटा कॉट में और लिख दिया 1 बटा कॉट, क्योंकि टेंजेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने ये 8 चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। ये आ गया 1 बटा कॉट थीटा बराबर में h बटा 4। फिर मैंने क्या किया, कॉट थीटा को मैं ऊपर ले गई, क्योंकि ये वाला कॉट थीटा बटे के ऊपर है, तो इसको भी मैं कहां ले गई, बटे के ऊपर ले गई। अब यहां पे मैंने उल्टा किया, नीचे था इसको ऊपर भेज दिया, ऊपर था इसको नीचे भेज दिया। अगर मैं बराबर के इस तरफ ऐसा कर रही हूं तो बराबर के उस तरफ भी ऐसा करना पड़ेगा, 4 को ऊपर भेजना पड़ेगा, h को नीचे लाना पड़ेगा, तो कर दिया। गलती से भी ऐसा मत करना कि इसको ऊपर भेज दिया और इसको ऐसे का ऐसा ही रखा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऊपर भेज रहे हो, इसको नीचे भेज रहे हो, तो यहां पर भी चेंज करो। तो मैंने लिखा कॉट थीटा बराबर 4 बटा h, h बटा 4 था, ये बन गया 4 बटा h। फिर हमने देखा कि कॉट थीटा इसके भी बराबर है और कॉट थीटा इसके भी बराबर आ रहा है। उसमें हमने लगा दिया ये वाला रूल, जो हमने 6 चैप्टर का रिवीजन जब कर रहे थे तब भी सीखा था, कि अगर पहली चीज दूसरी के बराबर हो और पहली चीज ही तीसरी के बराबर भी हो, तो दूसरी और तीसरी चीज भी बराबर होगी। कॉट थीटा अगर 4 बटा h के बराबर है और कॉट थीटा ही अगर h बटा 9 के बराबर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे। तो इनको बराबर लिख दिया, इनको बराबर करके लिख दिया। बराबर करके लिखा तो क्या हुआ, कुछ ऐसा बन गया, कुछ ऐसा हमारे पास आ गया। फिर यहाँ पे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 चला गया 4 के पास, h चला गया h के पास, h का हो गया वर्ग, 9 चौके हो गया 36, h का वर्ग था, नहीं चाहिए था वर्ग, h चाहिए था अकेला। तो क्या किया, h के वर्ग को हटाया और बराबर के उस पार भेजा। जब जब वर्ग हटता है
तो बराबर के उस पार जाके वर्गमूल बन जाता है और 36 का वर्गमूल किया तो 6 मीटर आ गया। बस ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, जो मैंने आपको दोबारा समझा दिया। अब ऐसा क्वेश्चन एक पोल में कर लेते हैं, तभी मुझे पता चलेगा कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए करते हैं चैट को ऑफ और बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल करते वक्त कहीं पे डाउट आएगा, कुछ कहीं फंस जाओगे तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि पूछ नहीं सकते, पूछ सकते हो। ठीक है, पर आंसर नहीं बताना है। बाकी सवाल छोटा मोटा कुछ आया आपके मन में तो पूछ लेना। वही चीज है, मीनार के आधार से, ये है मीनार और इसके आधार से लगानी है रेखा, एक लगानी है 9 मीटर की, एक लगानी है 16 मीटर की, पर अलग अलग नहीं, एक ही उसमें। ये हो गई 9 मीटर की और ये हो गई 16 मीटर की। फिर यहां से भी ऊपर को लगा देना डंडी, यहां से भी लगा देना ऊपर को। और थीटा बोला है कि दो बिंदुओं के मीनार से शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो फिर से वही चीज, पूरक पूरक कोण लगा देना है ना, बस इसमें डिस्टेंस अलग है, दूरी अलग है, बाकी सब कुछ सेम है जैसे पीछे वाला किया। तो करो इसको सॉल्व। आकृति मिटा रही हूं मैं क्योंकि मैं चाहती हूं आप इसकी आकृति खुद बनाओ। जो भी आंसर आएगा फिर आपने पोल में जाके देना है। जल्दबाजी में करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से, बिल्कुल आराम से सोच समझ के करना है। ठीक है, कहीं पे फंस जाओ, कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना। जिसका कॉपी पे सॉल्व हो जाएगा वो हैंड रेज कर देना, तभी मैं पोल ओपन करूंगी। और झूठा हैंड रेज कोई नहीं करेगा, जिसने कॉपी पे सॉल्व किया वही हैंड रेज करेगा, नहीं तो पूछूंगी मैं, दिखाओ भाई नोटबुक दिखाओ, ऐसे भी पूछ सकती हूँ मैं, है ना। तो जिसका सच में कॉपी पे सॉल्व हुआ होगा बस उसी ने हैंड रेज करना है, उसके बाद फिर पोल ओपन हो जाएगा। किसका हुआ अभी? रूपा का हो गया, ठीक है, ललित का भी हो गया। चलो दे दो आंसर पोल में, आराम से देना, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, आराम से करो भाई, जल्दी किस बात की है। कर दिया तो भी कुछ मैम, आंसर सही आ रहे हैं, कुछ आंसर गलत भी आ रहे हैं। क्या हो गया प्रियंका? कर दिया। ओके ओके, जिन्होंने कर लिया हैंड रेज कर लो। नहीं, बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं भाई, आराम से करो बिल्कुल। अगर कहीं पे फंस जाते तो पूछ लो ना, गलत क्यों कर रहे हो, नहीं समझ आ रहा, कहीं पे अटक गए कि भाई इसके बाद क्या करना है, तो पूछो, माइक ऑन करके पूछो कि हाँ इसके आगे नहीं आ रहा। गलत करने से अच्छा पूछ लो, पूछ के अपना डाउट क्लियर कर लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और ये काम सभी ने करना है कल संडे को बैठ के। हाँ बोलो बोलो सोनिया। मैम डायग्राम बता दो।
अच्छा, पेपर में कैसे करोगे फिर? चलो बता देती हूँ अभी के लिए। देखो, ये एक मीनार बना दी मैंने, यहां से एक रेखा, यहां से दूसरी रेखा, ठीक है। यहां तक एक रेखा गई, इसके आगे दूसरी रेखा गई, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। बी से सी तक है 9 मीटर, और बी से डी तक है 16 मीटर। ये है एच, ठीक है। अब इन्होंने कहा पूरक कोण है, तो पूरक कोण के लिए हमने पढ़ा था अभी अभी, एक हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और एक हो जाएगा सिर्फ थीटा। बस अब इसको सॉल्व करो। पहले त्रिभुज एबीसी को लो, फिर त्रिभुज एबीडी को लो। पहले त्रिभुज एबीसी, फिर त्रिभुज एबीडी, और फिर सॉल्व करो। और जो जो चीजें आपको बीच में करने के लिए बताई थी पिछले क्वेश्चन में, वो इसमें भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो, हाँ सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 31 बच्चे हैं, 31 में से 20 बच्चों ने आंसर कर दिया है, और बाकी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आराम से कर लो बिल्कुल। किसी को नहीं पता पोल सेक्शन का है तो पूछ लेना। थोड़ा थोड़ा से गलत आंसर क्यों आ रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। वर्गमूल करने में गलती कर रहे हो क्या? मैम सिंपल ही है वर्गमूल तो। हाँ, वही मैं देख रही थी। गुणा करने में गलती कर रहे हो क्या? अच्छे से करो गुणा वगैरह सब कुछ। 23 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। जिसने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लो। ठीक है, अभी करते हैं 3 मिनट का वेट, उसके बाद पोल को एंड करेंगे। बहुत होते हैं 3 मिनट, आराम से करो। जिसने अभी भी शुरू नहीं किया वो भी 3 मिनट में आराम से कर लेगा आंसर। तो आपने तो कब का शुरू कर लिया, तो आप भी कर लोगे, है ना। बिल्कुल आराम से सोच समझ के, कहीं पे डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, 25 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी ट्राई करो, और जिसने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लो। 26 बच्चों ने आंसर कर दिया, बट अभी भी थोड़े थोड़े आंसर ना कुछ कुछ गलत भी आ रहे हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है।
तो 1 मिनट का समय है, जिसने अभी तक आंसर नहीं किया है कर लो, फिर हम पोल को एंड करना स्टार्ट करेंगे। 32 हो चुके हैं, 33 पे हम पोल को एंड करना शुरू करेंगे। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड 28 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 18 बच्चों ने शायद सही किया है और 10 बच्चों ने गलत किया है। चलो करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व अगले पेज पर। तो फिर से आकृति बनाना सीखो। एक मीनार है, मीनार बना दी। मीनार के आधार से सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पे दो बिंदु स्थित है। ये रहा 9 मीटर वाला बिंदु और मीनार के आधार से ही शुरू करना है, मतलब यहीं से शुरू करना है। यहां से शुरू नहीं करेंगे अगली रेखा, मतलब समझ रहे हो ना कि यहां से मत करना कि यहाँ के बाद जो है वो 16 है, ऐसा नहीं है। यहाँ के बाद 16 नहीं होगा, बल्कि यहीं से शुरू होगी 16 मीटर वाली रेखा भी। ठीक है, तो यहां से यहां तक हमने माना कि ये था 9 मीटर, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो जो BC है वो 9 मीटर का है और जो B से लेकर के D तक जा रहा है, B से लेकर के D तक जा रहा है वो 16 मीटर का है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो 9 मीटर वाली आपने रेखा खींची है, इस बिंदु से भी मीनार के शिखर पे कोण बना और 16 मीटर का जो बिंदु है उससे भी मीनार के शिखर पे एक कोण बना। अब अगर कोण बन रहे हैं, ये कोण कैसे हैं? ये कोण एक दूसरे के पूरक है। डिग्री नहीं बताई कि 60 डिग्री 30 डिग्री, ऐसा नहीं बताया, बस इतना बताया कि एक दूसरे के पूरक है। और पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, हाइट ज्ञात करो। तो हमने कहा ठीक है, पहले कोण बना लेते हैं। हमें पता है अगर कोई कोण पूरक है तो एक होगा थीटा, एक कोण होगा थीटा और दूसरा कोण होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। एक होगा थीटा और दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, लिख दिया इसको ऐसे। अब फिर से वही चीज, सबसे पहले लेंगे अपना छोटा वाला त्रिभुज। छोटा वाला त्रिभुज मतलब ABC। ABC को जब लिया, कोई कुछ कह रहा है क्या? माइक ऑफ रखो भाई। ABC को लिया तो आ जाएगा टेंजेंट थीटा। tan क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लंब और आधार की बात कर रहे हैं, तो tan लेना पड़ता है। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा लिख देंगे। टेंजेंट थीटा ऐसे का ऐसा, लंब बटा आधार करना है। लंब है H, आधार है 9। ये हो गया पहले त्रिभुज से। दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, ABD की बात करते हैं, तो ABD से भी लेंगे हम tan थीटा, करेंगे इसका भी लंब बटा आधार। अब इसमें जो थीटा है वो थीटा नहीं है, वो कितने के बराबर है? वो है 90 माइनस थीटा। थीटा मतलब कोण। कोण कितने के बराबर है? 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। अब इसमें जो लंब है वो H ही रहेगा और जो आधार है वो हो गया 16। अब हमें पता है कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो इसको कॉट थीटा लिख दिया, इसको लिख दिया H बटा 16। और टेंजेंट थीटा को 1 बटा कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया 1 बटा कॉट थीटा और इसको लिख दिया H बटे में 9। यहाँ पर जो कॉट थीटा है वो बटे के ऊपर है, यहाँ पे जो कॉट थीटा है बटे के नीचे है, तो हम क्या करेंगे? इसको भी ऊपर शिफ्ट कर देंगे। इसको ऊपर शिफ्ट किया, कॉट थीटा बटे में था, कॉट थीटा को ऊपर ले गए, इनकी जगह की अदला बदली की, तो इधर भी जगह की अदला बदली करो, H को नीचे लाओ और 9 को ऊपर भेजो। ठीक है,
और यहाँ पर तो कॉट थीटा ऐसे का ऐसा ही रहेगा, h/16। अब हमने देखा कि कॉट थीटा n/h के बराबर भी है, सॉरी 9/h के बराबर भी है, कॉट थीटा h/16 के बराबर भी है, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे। कॉट थीटा इसके भी बराबर था, इसके भी बराबर था, तो ये दोनों एक दूसरे के भी बराबर हुए। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, h की h से, 16 की 9 से, h ने h से गुणा किया और 9 ने 16 से गुणा किया, कितना आया? 16 9 144 9 6 54, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14, 144 144 144 आ गया। और यहाँ पर आ गया था h², मतलब h की घात को, की घात 2 को हटाओ, बराबर के उस पार भेजो, यहाँ पे वर्ग हो रहा है तो यहाँ पर आके हो जाएगा वर्गमूल। और कितना होता है 144 का वर्गमूल? 12। तो हमारा आंसर आ गया 12 मीटर। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने किया है यहाँ पे 15। क्यों किया 15? बताओ, क्या गलती की? गुणा करने में गलती हुई। कहाँ पे गलती हुई? 15 कैसे आया? क्योंकि बहुत से बच्चों ने किया था 15 पे क्लिक। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, पर ऑप्शन नंबर ये वाले बताओ, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, वो बताओ 15 कैसे आया? 15 तब आता अगर 225 होता। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सवाल। अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, क्योंकि अभी तक हम उन्नयन कोण पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे हम अवनमन कोण के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी कोण बनाए, उन्नयन बनाए मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन अभी तक हमने बनाया, अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना इसको। आपको कह रहे हैं 50 मीटर ऊंचे एक क्लिफ के शिखर से देखने पर, क्लिफ मतलब एक चोटी होता है, पर्वत की तरह होती है क्लिफ, मतलब चट्टान बोल लो या छोटा सा पहाड़ बोल लो, ऐसा कुछ बोल लो। ठीक है, उसके टॉप से देखने पर स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण इतने, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले आपको बोला है क्लिफ और स्तंभ के बारे में, तो आपको दो चीजें बोला है तो दो चीजें बनानी पड़ेगी। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई पहाड़ है तो पहाड़ ऊंचा होगा, और अगर कोई खंबा है, स्तंभ खंबा होता है ना, खंबा छोटा होगा, तो ये मैंने बना दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। ये क्लिफ है, इसको मैं क्लिफ लिख लेती हूं, और ये है स्तंभ, स्तंभ मतलब खंबा। अब ये कह रहे हैं कि अब दोनों एक ही आधार पे खड़े होंगे, तो हमें पता है हर क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि दोनों एक ही आधार पे खड़े थे, इसमें भी दोनों एक आधार पे खड़े हैं। अब ये कह रहे हैं कि स्तंभ का जो, देखो स्तंभ का शिखर और तल, तो ढूंढो स्तंभ का शिखर और तल कौन है। पहले तो इसको नाम दे दो A B C D। मुझे बताओ स्तंभ का शिखर कौन है, स्तंभ का टॉप कौन है, उस बिंदु का नाम बताओ। शिखर है C और नीचे वाला D। ठीक है, अब क्योंकि हम अवनमन कोण बना रहे हैं, देखो उन्नयन कोण बनाने के लिए हम उतनी टेंशन नहीं लेते थे, फटाफट से ड्रॉ कर देते थे नीचे, क्योंकि हमें पता है कि उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है। हम जो है वो इस आधार को हमेशा क्या करते थे, इसको क्षैतिज रेखा मान के चलते थे, और हमेशा कोण इसके ऊपर बना देते थे, है ना। उन्नयन कोण क्योंकि क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है, पर अब जब अवनमन कोण बनाना है तो आपको क्षैतिज रेखा भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना दी क्षैतिज रेखा, क्योंकि जहां से अब, जहां पे जो खड़ा है या जहां से जो देख रहा है उस वहीं पे क्षैतिज रेखा बनती है ना, तो ये मैंने बना दी एक क्षैतिज रेखा। अब जो आपका अवनमन कोण बनेगा वो क्षैतिज रेखा के नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। किस किस को ये समझ आया कि ये क्षैतिज रेखा है, हरी वाली? क्योंकि जब हमने पढ़ा था उन्नयन अवनमन कोण के बारे में, तब हमने इसके बारे में बात की थी। तो जब भी अवनमन कोण बनाओ, क्षैतिज रेखा बनाना जरूरी है। उन्नयन कोण में इतना जरूरी नहीं है। जब भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हो तो आपको हॉरिजॉन्टल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है तो हॉरिजॉन्टल रेखा बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये जो पर्वत है या जो भी क्लिफ है, ये भी बिल्कुल सीधा खड़ा है, और क्षैतिज रेखा भी बिल्कुल ऐसे सपाट होती है, सीधी होती है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। मैम 90 डिग्री का। अब ये बात याद रखना, ठीक है, कि यहां से सॉरी, कि यहां से यहां तक का जो कोण है वो 90 डिग्री है। कोण का इसमें बहुत अजीब सा
सिस्टम है, तो उसको ध्यान से सुनना, बस कोण समझना ध्यान से, बाकी तो समझो ना समझो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी तो सब सेम है, tan थीटा लेके ये सब करना, बस कोण समझना बहुत जरूरी है। स्तंभ के शिखर से मतलब C से एक रेखा गई और उसने बनाया अवनमन कोण, तो मुझे बताओ अवनमन कोण यहां बनेगा कि यहां बनेगा? लाल वाला कि हरा वाला? मैम रेड वाला। रेड वाला, बिल्कुल करेक्ट। अगर उन्नयन कोण कहते तो उन्नयन कोण हम यहां बनाते, है ना, लेकिन अवनमन कोण कहा था तो अवनमन कोण यहां बनेगा ऐसे। जो स्तंभ से रेखा गई मतलब दृष्टि रेखा के ऊपर क्षैतिज रेखा के नीचे, दृष्टि रेखा के ऊपर क्षैतिज रेखा के नीचे, ये बना हमारा अवनमन कोण। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि स्तंभ के शिखर, देखो शिखर पहले लिखा है, क्रमशः लिखा है ना, क्रमशः शब्द मैंने आपको पहले भी समझाया था। पहले शिखर लिखा है तो शिखर से 30 डिग्री बनेगा, जैसे क्रम में लिखा है वैसे बनेगा। बाद में तल लिखा है तो 45 डिग्री बनेगा तल से, तो ये बन गया 30 डिग्री का अवनमन कोण। अब बात करते हैं इसके तल की। तल से भी एक रेखा जाएगी और ऐसे जाएगी, ठीक है, और कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 45। तो वो कहां से मैं शुरू करूं उस कोण को? लाल वाली मतलब यहां से, लाल वाली रेखा से या काली वाली रेखा से? बताओ। अवनमन कोण बना रहे हैं काली वाली से, मैंने बताया दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। तो यहां से एक कोण बनेगा ऐसा, यहां से यहां तक जाएगा। वैसे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, यहां से यहां, बट ताकि अच्छे से दिखे आपको, समझ आए, तो मैं इसको थोड़ा पीछे बना रही हूँ, यहां से यहां, ठीक है। काली से ये कितने डिग्री का है? ये है 45 डिग्री का। चलो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे बन रहे हैं 2 त्रिभुज, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद मुझे लगता है इसका पोल का क्वेश्चन तो अगली क्लास में हो पाएगा, लेकिन चलो समझो इसको अच्छे से, क्वेश्चन की चिंता मत करो, वो कभी भी हो। एक मैं यहाँ से ऐसे भी तो रेखा बना सकती हूँ ना, क्या ही फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे, बल्कि हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा बढ़िया सा, है ना, ऐसे। और इसको मैं नाम दे दूं अगर ई का। इसकी हमें हाइट दे रखी है 50 मीटर और हमसे पूछी है फिर स्तंभ की हाइट। अब अगर मैं त्रिभुजों की बात करूं तो ध्यान से देखना कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है आपका ये, जिसका नाम है ABD, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है आपका ये। लेकिन इनके जो कोण है क्या वो मुझे पता है? सोचो। यस मैम। कैसे बताओ? मैम ये 90 डिग्री है, ये येलो वाले का तो 45 डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस 45। और ग्रे वाले का नहीं, ग्रे वाले का नहीं पता। चलो देखते हैं, ठीक है। हाँ, पर आपने ठीक कहा कि इनके कोण निकालने पड़ेंगे, पता नहीं है। पहले निकालते हैं इस वाले त्रिभुज का। यहां से यहां तक का जो कोण दिया है वो हमें नहीं पता है, मतलब यहां से यहां का कोण हमें पता है 90 डिग्री है, ठीक है। यहां से यहां तक कितना कोण है? 90 डिग्री है। यहां से यहां तक कितना कोण है? 90 डिग्री है। और यहां से यहां 45 है, ठीक है। पूरा 90 है, आधा 45 है, तो जो आधा बच जाएगा वो कितना होगा? 45। 45 डिग्री, ठीक है। अब इस कोण में कंफ्यूज मत होना क्योंकि बहुत सारे कोण यहाँ पे बने हुए हैं, इसलिए ध्यान से देखना। देखो जो यहां से यहां तक कोण है, मैंने पहले ही बताया था कि ये आपका क्लिफ है, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, दोनों बिल्कुल सीधी हैं। तो इस लाल रेखा से हरी रेखा तक जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा, 90 अंश का कोण है पूरा। और काली रेखा से हरी रेखा तक जो कोण है वो 45 है, तो पूरा 90 आधा 45, तो इतना जो बचा ये भी 45 होगा। 90 में से घटाओ 45 को तो 45 आएगा। तो मतलब जो कोण है आपका लाल रेखा से काली रेखा तक, मतलब जो ये वाला कोण है ये 45 डिग्री का होगा। कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक है। ये याद रखो क्योंकि हमें इस त्रिभुज की बात करनी है ना, हमें इसी त्रिभुज को तो देखना है। इस त्रिभुज का जो भी होगा हमें उसी से तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसलिए इसका कोण पता करना जरूरी था। तो हमने पता कर लिया कि इस वाले त्रिभुज का जो कोण है वो कितना है? 45 डिग्री है, ठीक है।
अब इस वाले त्रिभुज का देखते हैं जो छोटा सा बन रहा है, ये और ये। फिर से वही चीज, यहां से यहां तक का जो कोण है वो है 90, ठीक है, और यहां से यहां है 30, तो जो यहां से यहां तक बच गया वो कितना होगा, बताओ। 50 60 नहीं, डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो इस लाल रेखा से नीली रेखा तक जो कोण जाएगा वो होगा 60 डिग्री का। अब इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं, इसको थोड़ा ढंग से हम बनाते हैं। अब मैं वही कोण बनाऊंगी जिसकी मुझे जरूरत है। ये रही क्लिफ, ये रहा स्तंभ, और ये मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन लगाई क्योंकि इसकी वजह से मेरा एक त्रिभुज बन जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। स्तंभ के शिखर से ये रेखा गई, स्तंभ के बॉटम से ये रेखा गई, दो त्रिभुज बनते हुए दिखे। एक दिखा ये वाला, कलर ही कर देते हैं इसको अलग, एक दिखा ये वाला दिखा एक त्रिभुज, हरे रंग वाले एक त्रिभुज दिखा, और दूसरा त्रिभुज दिखा काला वाला। और अभी हमने जब कोण यहाँ पे इतने सारे डिस्कस किए, उसके बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा काला वाले त्रिभुज के पास कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का, और जो हमारे इस हरे वाले त्रिभुज के लिए कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। बस इतना याद रखना, ठीक है। काले वाले त्रिभुज के लिए 45 डिग्री का कोण और हरे वाले के लिए 60 डिग्री का कोण, बस इनका इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको नाम दे दिया ए बी सी डी और इसको नाम दे दिया ई। अब तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल आराम से हल हो जाएगा। ये आपको दे रखा है 50 मीटर। ऐसा क्वेश्चन हम कल भी करेंगे, चिंता मत करो, एकदम से पोल में नहीं दूंगी, एक और क्वेश्चन ऐसे समझा दूंगी क्योंकि थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं अपने बड़े वाले त्रिभुज को, त्रिभुज एबीसी को। त्रिभुज एबीसी में लगा दिया टेंजेंट थीटा, और हाइट हमें दे रखी थी 50 और आधार नहीं पता, उसको मान लिया x और इसको मान लिया h, ठीक है। काले वाले कोण के लिए थीटा 45 डिग्री है तो लिख दिया, और ये है 50/x, ये होता है 1 के बराबर, ये है 50/x, तो x आ गया 50 मीटर के बराबर, ठीक है। आधार कितना आ गया, आधार आ गया हमारा 50 मीटर के बराबर। अब लेते हैं दूसरा वाला त्रिभुज, मतलब कि छोटा वाला त्रिभुज जिसका नाम है त्रिभुज एईडी, जिसका नाम है त्रिभुज एईडी। एईडी में भी लिख देंगे हम टेंजेंट थीटा कितने के बराबर, लंब बटा आधार, इसके लिए लंब h है, इसके लिए आधार कितना होगा ये बताओ, ये आधार कितना होगा मैम? ये भी 50, ये भी 50 होगा, बिल्कुल, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात देखो, B से C तक की दूरी, मतलब इस पहाड़ी की चोटी से आपके स्तंभ तक की दूरी सेम रहेगी, चाहे यहां से यहां लो तब भी 50 है, यहां से यहां लो तब भी 50 है, यहां से यहां लो तब भी 50 है, क्योंकि दूरी थोड़ी हम कर सकते, ना तो स्तंभ चल रहा है ना तो आपकी पहाड़ चल रहा है, कुछ तो कुछ नहीं चल रहा ना, दोनों एक जगह पे खड़े हैं, तो जहां से भी इनके बीच की दूरी ज्ञात करोगे 50 मीटर ही आएगी, तो इसलिए ईडी भी 50 ही है, ठीक है। अब यहाँ के लिए हमारा जो टेंजेंट है वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख दिया, ये आ गया h बटे में 50। बेटा माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है। टेंजेंट 60 कितने के बराबर होता है, वर्गमूल 3 के बराबर, 1 बटा वर्गमूल 3 के बराबर, देखो जरा, मैम वर्गमूल 3 ही है, तो यहां से h आ जाएगा 50 वर्गमूल 3, हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन था सिंपल, बिल्कुल सिंपल था, बस क्या दिक्कत थी, दिक्कत ये थी कि आपको कोण अच्छे से पहचान में आने चाहिए, ठीक है। वो अगर अच्छे से आ गए तो सब कुछ कर लोगे, कोण में अगर फंस गए तो फिर फंस जाओगे। तो ये हमारा आंसर आ गया कि ये जो आपका स्तंभ है ये 50 वर्गमूल 3 मीटर ऊंचा है। वैसे भी हमारे पास 10 मिनट है, पर रिस्क नहीं लेंगे इस क्वेश्चन को करने की, क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये समझ ही नहीं आया कि भाई हुआ क्या इसमें, है ना। तो अभी 10 मिनट के लिए किसी को ये क्वेश्चन फिर से समझना है तो बता दो। मैम ये इसकी स्तंभ की ऊंचाई निकालनी थी, पर हमने तो दो अलग अलग ट्रायंगल लिए थे, वो मतलब दो दूसरे ट्रायंगल लिए थे ना, उनमें तो ये स्तंभ की ऊंचाई आई नहीं रही। इस वाले में हाँ, तो फिर हम ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं क्या, नहीं इसको भी नहीं ले सकते,
हाँ ये तो आपने ठीक बोला, बट इसमें त्रिभुज तो ये लिए हुए हैं। AED लिया हुआ है, ACD लें तो शायद H की निकल जाती। ACD लेंगे तो फिर कैसे निकलेगा ना, हमारे पास आधार तो है ही नहीं कोई। इसको लेके देखें तब भी नहीं होगा, करना तो इसको ऐसे ही था। मैम पहले आपने BC जो है, इसी को ऊपर, इसलिए गलत हो रही है, ऐसे कह रही है। नहीं नहीं ऐसे नहीं कह रही है, कुछ और कह रही है। ये कह रहे हैं कि जो हमने त्रिभुज लिया उसमें तो DC आया ही नहीं ना। इसकी मदद से भी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, वही तो बात है। इसको लेके देखें क्या, बताओ। ACD लेके देखें। फिर मम्मी तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा ना। हाँ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, पर ये रेखा सीधी है, ये रेखा ऐसी है। हाँ तो इसमें तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल कोई बन ही नहीं रहा। एक तो ये वाला त्रिभुज तो हम लेंगे पक्का, इस वाले का पता नहीं फिर क्या दिक्कत है। या फिर अगर हम इनको अलग अलग भी नहीं ले सकते, अलग अलग लिया तो फिर तो त्रिभुज फिर से अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इसको देखना पड़ेगा। अभी के लिए इस वाले त्रिभुज को हमने कर लिया, ठीक है, बाकी इसका देखेंगे दूसरा कौन सा ले। पर अभी मुझे ये बताओ, कोण वाले में किसी को दिक्कत है कि कोण कैसे 45 और 60 लेने हैं? नो मैम। ठीक है, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को ये रखते हैं, इसका पोल का क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। तो अभी कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपको आए हुए थे, चैप्टर 3 के करेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 की कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है, क्योंकि जितना पुरानी चीज लेंगे उतना ही अच्छा होगा। आपको एक रैखिक समीकरण युग्म दिया है और आपको बताना है कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये संगत है कि असंगत है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये किसी एग्जाम में आया हुआ था, किस साल आया था ये नहीं पता, बस इतना पता है कि आया था फाइनल पेपर में। ठीक है, तो आपको पहला समीकरण दे रखा है और ये आपको दूसरा समीकरण दे रखा है और आपने बताना है ये दोनों संगत है कि असंगत है, बस इतना बताना है। तो इसके लिए क्या करते थे हम, आपको याद होगा, नहीं याद है तो बता देती हूँ। वो A1 B1 A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 वो वाला करो और पता करो ये संगत है कि मैम ये 8 को हम उधर लेके जाएंगे ना, 8 और 12 को। हम संगत है तो। अगर संगत है तो बताओ इनका ग्राफ कैसा आ रहा है? मैम प्रतिच्छेदित रेखा है। प्रतिच्छेदी, चलो देखते हैं। 4/3x था, जमा का 2y था और हमने इसको मानक रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे 8 को इधर भेज देंगे, ये हो गया -8 बराबर में 0। ठीक है, और इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x जमा 3y और ये हो जाएगा -12 बराबर में 0। अब हमने इसकी तुलना करनी थी, लेकिन तुलना करने से पहले हमने देखा कि ये जो चीज है ये बटे में है। अब हमें कभी भी बटे के नीचे कोई संख्या चाहिए नहीं होती। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जो चीज बटे में है, जो संख्या बटे में है, उसको क्या करो, पूरे समीकरण को उस संख्या से गुणा कर दो। जैसे कि 3 बटे में है ना, 3 क्या है, 3 इसके बटे में है, तो आप क्या करोगे 3 से ही इसकी गुणा करा दोगे पूरे समीकरण की। तो इसको गुणा करके देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि बटे में कभी भी समीकरण हो, वैसे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेंगे, अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। तो जब ये 3 गुणा करेगा तो इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा, सभी के साथ गुणा करेगा। ठीक है, तो जब 3 ने गुणा किया 4/3x से, तो इसको ऐसे लिख दिया। 3 गुणा करेगा 2y से, इसको ऐसे लिख देंगे, माइनस का निशान, 3 गुणा करेगा 8 से, बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, बच गया 4x, जमा का निशान 3 दूनी 6y, माइनस का निशान 8 3 24 और बराबर में आ गया इसके 0। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा पहला समीकरण और ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। दूसरे समीकरण को हमने चेंज नहीं किया, बस पहले को चेंज किया था।
तो अब देखिए क्या होगा। अब हमने यहाँ पे A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 जो है वो निकालना है, तो उसको निकाल लेते हैं। A1 बटा A2 किसके बराबर है? 4 बटा 2। B1 बटा B2 किसके बराबर है? 6 बटा 3। और C1 बटा C2 किसके बराबर है? माइनस का 24 माइनस का 12। काट दो। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, माइनस माइनस प्लस, तो सारे ही बराबर आ गए। जब A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 सारे ही बराबर आ जाते हैं, तो फिर कौन सा केस बन जाता है और क्या होता है? बताओ। इसके लिए हमने ट्रिक भी बनाई थी। रेखाएं समांतर होती है और असंगत हो जाता है। नहीं, रेखा समांतर नहीं होगी, रेखाएं समपाती होती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो इसके लिए आप एक ट्रिक बना सकते हो। ट्रिक ये बना सकते हो कि ये इन तीनों को हमने भाई बहन मान लिया, ठीक है, मतलब भाई भाई बहन बहन कुछ भी मान लिया। इन दोनों को भी बराबर का हिस्सा मिल गया और इन दोनों को भी बराबर का हिस्सा मिल गया, ठीक है। अब जब सभी भाई बहनों को बराबर बराबर हिस्सा मिल जाता है किसी भी चीज का, खाने पीने की चीज, कुछ भी चीज हो, तो वो खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं तो भाई ये इतने खुश हो गए कि क्या किया, एक रेखा ने दूसरी रेखा को अपनी पीठ पे चढ़ा लिया खुशी के मारे। इनको बराबर हिस्से मिल गए तो इतने खुश हो गए कि क्या किया, एक रेखा ने दूसरी रेखा को अपनी पीठ पे चढ़ा लिया। जब खुश होते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, जब कोई मैच जीतता है तो कैसे पीठ पे उठा लेते हैं सभी, जिसने भी जीता हो या जो भी टीम जीती हो उसके मेंबर्स को कैसे पीठ पे उठा लेते हैं, तो वैसे ही तीनों को बराबर के हिस्से मिल गए तो तीनों हो गए खुश हो गए, तो तीनों ने उठा लिया एक दूसरे को अपनी पीठ पर। और जब रेखाएं ऐसी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई जाती हैं, तो रेखा जो है वो संपाती होती है। ग्राफ जो है वो इसका संपाती रेखा वाला होगा। और जब संपाती रेखा वाला ग्राफ होता है तो हल कितने होते हैं? अनेक। हल कितने होंगे? हल होंगे अनेक, या फिर कह लो अपरिमित, या फिर कह लो अनंत। अब हमें तो हल से मतलब था, हल निकले, एक निकले चाहे 1000 निकले उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हल निकलना चाहिए। इसका हल निकल गए, इसके तो बहुत सारे हल निकले, तो हम कहेंगे ये वाला जो समीकरण युग्म है ये संगत है। कैसा है? संगत है, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व। इसमें हमने, वैसे तो आपको पहले से आता था ये, बस आपने ये चीज सीखी कि बटे में कोई चीज हो तो उसको हटाया कैसे जाए। बटे में 3 था, इस बटे के 3 को हटाने के लिए हमने क्या किया, 3 की ही गुणा करा दी पूरे समीकरण के साथ, जिससे ये 3 यहाँ से गायब हो गया और हमें एक नया समीकरण मिल गया। और उसके बाद चेक किया, तो फिर तो बताइए कैसे चेक करते हैं। तो ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम करते रहेंगे साथ साथ में, ताकि आपकी फाइनल पेपर की तैयारी भी होती रहे, ठीक है। तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। बाकी जो पीछे वाला क्वेश्चन था त्रिकोणमिति वाला, उसको दोबारा से करेंगे। उस तरह का एक और क्वेश्चन दोबारा से करेंगे, फिर मैं पोल में पूछूंगी। अगर 3 को, हाँ बोलो, ना हटाएं तो, अगर 3 को ना हटाएं तो फिर ये कुछ ऐसा होगा, 4 बटा 3 बटा 2, 3 बटा 6, 3 बटा 6 नहीं, 2 बटा 6 और 8 बटा 8, हाँ 8 बटा 12। 2 1 कम 2, 2 3 6, ये आ जाएगा 1 बटा 3। और ये तो 1 बटा 3 नहीं आ पाएगा, ये नहीं आ पाएगा ना 1 बटा 3, नहीं, तो फिर गलत आंसर आ सकता है मैम ये अगर 2 इसको नहीं बटा हटाओगे तो। एक मिनट, 2 बटा 6 आएगा ना यहाँ पर, तो क्योंकि इसके ऊपर 2 था यहाँ पर, अच्छा 6 नहीं था 3 था, हाँ वही मैं बोली, कुछ तो गड़बड़, 2 बटा 3 यहाँ पर होगा 2 बटा 3। तो इसको, ये तो देखो 2 बटा 3 ही रहेगा, B1 बटा B2। इसको काट के देखो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो भी आ गया 2 बटा 3। ये तो बराबर आ गए, पर इसको काटना आना चाहिए, ठीक है। तो 2 से 4 चला जाएगा ये 2 बटे 3। हाँ, ये ऊपर, पर ध्यान रखना है इसको ऊपर भेजने का, इसको सबसे ऊपर मत भेज देना, इसको बस इसके पास भेजना, ठीक है। जैसे अगर ये होता ना 2 बटा 1,
तो ये क्या बन जाता, जैसे 2 के नीचे 1 लिख देना अपनी मर्जी से, फिर ये बन जाएगा 4/3 गुणा 1/2। भाग कर रहा है, जब ये अभी तो ये भाग कर रहा है, जब ये गुणा करेगा तो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। अभी तो भाग कर रहा है ना 2/1, जब गुणा करेगा तो उल्टा हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर काट देना, 2 दूनी 4 और ये भी आ जाएगा 2/3। इसको करने के लिए क्या आपको ध्यान काफी रखना पड़ेगा, आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि बटे में चीजें हो तो कैसे ऊपर नीचे जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 को हटा ही दो। 3 को हटाने के लिए बस ध्यान ये रखना कि गुणा सबके साथ करवानी है। ऐसा मत करना कि एक के साथ गुणा करा के छोड़ दिया, गुणा सभी के साथ कराओ, नहीं हटाना बटे वाली चीज को। तो फिर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसको कैसे हल करते हैं, ठीक है। चलो ऐसे किया था, ऐसे किया था, हाँ तब ठीक है। आया था ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन आया था आपको कि आपने अभी ऐसे किया कि पेपर में आया था? नहीं, पेपर में भी आया था ऐसे, पर वो बटे में नहीं था, वो अलग था। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो तो अभी क्लास को इतना रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन त्रिकोणमिति के उसको हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, ठीक है। तो अभी लास्ट क्लास नहीं हो पाई त्रिकोणमिति की, मंडे को भी वो क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम 15 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।